सो हम डिस्कस करेंगे माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, जो नॉन सिटीजन्स होते हैं, एक स्टेट के सिटीजन जो नहीं है, जो नॉन सिटीजन्स हैं यानी कि एक स्टेट के सिटीजन नहीं है, जैसे आप सभी लोग, हम सभी लोग इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं, लेकिन अगर इंडिया की टेरिटरी में कोई बांग्लादेश का इंसान आता है, उसे हम नॉन सिटीजन कहेंगे। उस नॉन सिटीजन को फॉरेनर भी कहा जाता है, एग्जाइल, एलियन, रिफ्यूजी या माइग्रेंट, ये सारी चीजें कही जाती हैं। लेकिन सारी चीजों का मतलब क्या है, कब उसे माइग्रेंट कहा जाएगा, कब उसे रिफ्यूजी, एलियन, फॉरेनर कहा जाएगा, ये सारी चीजें ही अभी हमें समझनी है। सबसे पहली बात तो है कि माइग्रेंट किसे कहा जाता है। माइग्रेंट किसे कहा जाता है? पहली चीज इसमें यह है कि जो कोई भी इंसान विद चॉइस यानी कि सोच समझकर, ठीक है, विद चॉइस लेफ्ट होम स्टेट टू अदर स्टेट विच इज रेडी टू एक्सेप्ट दैम। अगर आप देखो यहाँ पे कि आपने देखा होगा कि पंजाब से बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा जा चुके हैं, कनाडा जाते हैं, है ना। पंजाब के बहुत सारे लोग हैं, आधे आधे से ज्यादा लोग पंजाब के कनाडा में रहते हैं, उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है कि वो बाय चॉइस, अपनी चॉइस के साथ, है ना, कि हाँ बिल्कुल सही कि हमें इंडिया को छोड़ करके, लीव करके किसी दूसरे स्टेट में परमानेंटली सेटल होने के लिए जाना है, तो अपनी चॉइस है वहां पे कि आप जाना चाहते हो, तो उसे माइग्रेंट कहेंगे। और तभी कहेंगे अगर जो दूसरा स्टेट है, जो दूसरी आप कह सकते हैं कंडीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दूसरा स्टेट आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। अगर आप यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे माइग्रेंट के लिए ना चॉइस जरूरी है, चॉइस जरूरी है, यानी कि आप चाहते हो, और आप चाहते हो, आपके पास चॉइस है, आप चाहते हो जाना, तो आप माइग्रेंट हो। और अगर आपके चॉइस के साथ सामने वाला देश आपको एक्सेप्ट करने से इनकार करता है और फिर भी आप चले जाते हो क्योंकि आपको तो जाना है, तो आपको इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। अगर सामने वाला देश आपको एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी आ सकते हो, तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो, और आप लोग अपनी चॉइस के साथ वहां पे जाते हो और वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको लीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये चॉइस से आप जाते हो, फोर्स के साथ नहीं, एक्सेप्टेंस के साथ जाते हो, इन्वेशन नहीं करते जा करके, है ना। मतलब ये है कि इंडिया से कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप कह सकते हैं जैसे इंडिया में कहते हैं गो टू पाकिस्तान, वो वाली बात है कि आपको कोई फोर्सफुली नहीं भेज रहा, आप अपनी विल के साथ जा रहे हो, तो आप माइग्रेंट हो। और सामने वाला देश आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो लीगल माइग्रेंट हो, नहीं तैयार है फिर भी आप चले जाते हो तो आप इलीगल माइग्रेंट हो। सो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। दूसरा यहाँ पे टर्म है वो है रेफ्यूजी। दूसरा यहाँ पे टर्म है रेफ्यूजी, जो कि हम वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हमें फोर्सफुली देश से निकाला जा रहा है, हम चॉइस के साथ नहीं जा रहे, हमारी खुद की विल नहीं है कि हमें जाना है देश से, हमें फोर्सफुली बाहर निकाला जा रहा है। जैसे कि 1947 में पार्टीशन के टाइम पे जो लोग नहीं भी जाना चाहते थे, वैसे वो आप कह सकते अब आपकी विल के ऊपर था कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, मतलब है तो वैसे चॉइस थी ये, वैसे चॉइस थी ये, आप देखा जाए इन जनरल अगर देखा जाए तो वो चॉइस थी। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आप हिंदू हो, पाकिस्तान में रह गए तो आपको निकाला जा रहा था, आप इंडिया में हो, आप मुस्लिम हो तो आपको निकाला जा रहा था। तो जब आपको फोर्सफुली, रोहिंग्या मुस्लिम्स का एक अच्छा एग्जांपल है, जब आपको फोर्सफुली आप आपके देश से निकाला जाता है कि इस कास्ट के लोग हमारे देश में नहीं रहेंगे, इस देश के लोग, इस रिलीजन के लोग हमारे देश में नहीं रहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि उसे रेफ्यूजी कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि इसके अलावा या तो आपको फोर्सफुली निकाल दिया गया है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन जो कि दोनों में से कोई भी हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि वहां पे आपको डर है, आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल चुके हो सकता है कि इंडिया में नहीं कहा जा रहा कि जो सारे मुस्लिम्स हैं वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाए, ऐसी कोई चीजें डायरेक्टली नहीं हो रही, लेकिन इंडिया में क्या है इस टाइम पे, आप कह सकते हैं कि इस तरीके से सिस्टम चल रहा है कि इस तरीके से सिस्टम है कि मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा डर है अपनी लाइफ का, क्योंकि ये एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट है, तो उस डर की वजह से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा। लेकिन यहीं पे आप कह सकते हैं कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको सप्रेस किया जाता है। तो उस डर की वजह से अगर वो स्टेट छोड़ते हैं
तो भी उन्हें रेफ्यूजी कहा जाएगा। अगली चीज है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक जो और चीज है, आप एक जो और एलिमेंट है यहाँ पे, वो ये है, जो अपना स्टेट छोड़ता है यहाँ पे वो अनअवेयर होता है कि दूसरा स्टेट जहां पे वो जा रहे हैं उसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये चीज अस्पष्ट होती है, वेग होती है, इसके बारे में वो अनअवेयर होता है कि सामने वाला स्टेट हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि आपके स्टेट में वॉर चल रहा हो, सिविल वॉर चल रहा हो, एथनिक क्लेंजिंग हो रही हो, कि आपको ये बात की जा रही हो कि ये एथनिसिटी के लोग, ये कल्चर के लोग हमारे यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, ये जो लोग होते हैं रेफ्यूजी, उन्हें कहा जाता है कि जिनके पास कोई राइट्स नहीं होते, क्योंकि इनके पास अपना स्टेट ये छोड़ चुके होते हैं और दूसरा स्टेट इन्हें एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता। ठीक है, सो ये यहाँ पे रह रहे हैं तो इनके पास कोई राइट नहीं होते, क्योंकि कोई देश से नहीं जुड़े हो तो कोई देश ही तो इनको राइट देगा ना, तो कोई देश के इनके पास कोई राइट नहीं है रेफ्यूजीज के पास। और ये स्टेटलेस पीपल होते हैं, स्टेटलेस पीपल। अगर ये दूसरे स्टेट में रह भी रहे हैं तो वहां की सिटीजनशिप इन्हें नहीं दी जाती, वहां के राइट्स इन्हें नहीं दिए जाते, इसीलिए ये स्टेटलेस पीपल होते हैं, इनके पास कोई राइट्स नहीं होते। इसीलिए इन्हें राइट्स देने का जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ली है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या चीज है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगली चीज है रिफ्यूजी सेटलमेंट। रिफ्यूजी सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे तो 1921 में लीग ऑफ नेशंस के द्वारा आप कह सकते हैं पहली बारी रेफ्यूजीज के सेटलमेंट के लिए काम करना शुरू किया गया था। यहां पे सबसे पहले लीग ऑफ नेशन ने 21 में क्या कोशिश की कि जो रेफ्यूजीज हैं उन्हें कैसे सेटल किया जाए, उनके लिए कुछ करने की कोशिश की गई थी फर्स्ट टाइम रेफ्यूजीज के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारे आपको पता है कि रेफ्यूजीज होंगे ना। इसके बाद दूसरी बारी ऐसी कोशिश हुई, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑन रेफ्यूजीज 1939 में बनाई गई। इंटर गवर्नमेंटल कमेटी बनाई गई रेफ्यूजीज 1939 में। तीसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यूएन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन 1943 में बनाया गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि नंबर 4 है इंटरनेशनल रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1946 में। इसके बाद आप कह सकते हैं 5th है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950 में एस्टेब्लिश किया गया ऑफिस ऑफ यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के लिए। ठीक है, ये ऑफिस यहाँ पे सेट किया गया जो रेफ्यूजीज के लिए काम करेगा। ये सारी चीजें आई होप आपने लिख ली हो, आपके लिए क्लियर हो। अभी तक हमने ऑफिस भी बना लिया, अभी तक हमने कुछ कमेटीज भी बना ली, सब कुछ बना लिया, लेकिन अभी तक हमारे पास डेफिनेशन नहीं थी कि रेफ्यूजी कहाँ किसे जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें रेफ्यूजीज की प्रोटेक्शन की बात करती है ना, कि रेफ्यूजीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे उन्हें आप कह सकते हैं कि किसी नए स्टेट में सेटल किया जाएगा, क्या उनके राइट्स होंगे, ये सारी चीजें, ये चीज आप कैसे डिटरमाइन करते हैं। लेकिन रेफ्यूजी कहाँ किसे जाएगा, किसे देंगे ये सारी चीजें, सो ये चीज यहाँ पे बात हो रही है, अभी इसी के बारे में हम पढ़ेंगे।